बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से, पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा, तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जिपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनाकियो है मेरे बच्चे।
जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जिपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहां कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है! बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा फिर से। उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो?
जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया, उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे, और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा। और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही, पर डूबा नहीं। वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे, ये क्या हुआ? कहाँ हूं मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो। आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी। उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया।
वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनाचियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही। सालों पहले एक किंगडम हुआ करता था, खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी। एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया। आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो। किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस न कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए।
परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस ऑरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को ऑरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये ज़रा मुश्किल हो गया क्योंकि ऑरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी, पर उनकी मदद से ऑरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस ऑरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो, पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था। उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया उसके भले के लिए। अरोरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और अरोरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में अरोरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और अरोरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ अरोरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से अरोरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा। किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि अरोरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे। 100 साल बीत गए। एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियां और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें 2 गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ही हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे।
बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर। देख क्या रही है तू? इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा, ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ, हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी? सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का? मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले, प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुंचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा।
और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गए और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी। प्रिंस उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और वहां उसे मिला सिंड्रेला का जूता। ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुंचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगी। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं।
डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते, भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है। वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया, वो उसके अंदर गई। बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा, आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई।
उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आई। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ 1 हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो? राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती
तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे।